बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद। प्रोग्राम का नाम है सेहत ज़िंदगी और आज हम बात करेंगे आपकी सेहत से मुतालिक, चूँकि आपकी सेहत हमें बहुत अजीज़ है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे लोग जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। यानी कि आज हम बात करेंगे दांतों के मसाइल पे, क्योंकि दांतों के मसाइल जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग बिल्कुल भी इसकी तरफ जो है वो रुजू नहीं करते। जब तक के कोई मेन इश्यूज़ दांतों में ना आ जाए तब तक डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना और घर में कुछ ना कुछ टोटके करके अपना टाइम जो है वो पास करते चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि साल में एक मरतबा तो ज़रूर अपने डेंटल सर्जन के पास जाएं और अपने दांतों का मुआयना जो है वो पूरी तरह करवाएं। ना सिर्फ अपना बल्कि बच्चों के भी डॉक्टर साहिबान होते हैं, उनसे बच्चों के भी दांत जो है ज़रूर चेकअप कराएं। चूँकि आपके इल्म में है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि टीथ कैरीज जो है वो आम हम देखते हैं। और एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया है। तो आज हम अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे वाकई ये कीड़ा लगता है या क्या वजूहत हैं जो दांत काले स्याह हो जाते हैं, बड़ों के भी और छोटों के भी। इसके साथ साथ पान, बीड़ी, सिगरेट और मुख्तलिफ़ किस्म के नशाजात, जो कि 85 किस्म की बीड़ी और नशाजात अवेलेबल हैं, बल्कि ये बैन है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। माउथ कैंसर बहुत आम हो चुका है। और इसके साथ साथ जो टबैकम इस्तेमाल करते हैं, नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांतों का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। और वो कभी साफ़ भी नहीं करवाते और स्केलिंग भी नहीं करवाते और उसके साथ साथ पेस्ट भी नहीं करते और इसी तरह कुली करके जो है वो अपना काम चलाते चले जाते हैं। ओरल हाइजीन का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है, ये सारी बातें जो हैं आज हम अपने मेहमान डॉक्टर साहब डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन रज़ा साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त आपने हमें दिया। डॉक्टर साहब दांतों की बात आज हम आपके साथ करेंगे कि लोग जो है इसकी तरफ माइल नहीं है कि चेकअप करवाया जाए आप लोगों के पास। ठीक है, गली मोहल्ले में क्रैक्स बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास वो चले जाते हैं क्योंकि वो कम पैसे लेते हैं और उनको हेपेटाइटिस दे देते हैं, एड्स दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब इस पे क्या कहेंगे कि एक पढ़े लिखे और क्रैक्स में क्या फ़र्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों में डिफरेंस सबसे पहला आता है, वो आप क्लिनिक में एंटर होंगे ना तो यू वुड फील द डिफरेंस। बिल्कुल ठीक। एक क्रैक है, आप उसके पास जब उसके क्लिनिक में एंटर होंगे आपको हाइजीन साफ डिफरेंस फील होगा कि इसका क्लिनिक साफ़ है, इसका क्लिनिक साफ़ नहीं है। ये सबसे पहला डिफरेंस जो हमें हमारी आंखें हमें दिखा देती हैं कि यू शुड डिफरेंशिएट। बिल्कुल ठीक। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जब एक इंसान क्वालिटी दे रहा होता है तो दे वुड चार्ज, और एक शख्स जो क्वालिटी नहीं दे रहा होगा वो कहेगा कि मैं आपका 100 रुपये में भी दान निकाल डॉक्टर साहब माइक्रोवेव ओवन रखे हुए हैं जिसमें औजार वो गर्म करके आप यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो उनको स्टेरिलाइजेशन का आइडिया ही नहीं है, हालांकि ऑटोक्लेव होना चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं हमेशा, मेरे से मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास पेशेंट आएगा, वो मेरे से पूछता है कि जी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज है नहीं है, तो मेरा उनको हमेशा आंसर ये होता है कि मुझे आपसे ज़्यादा अपनी फ़िक्र है। बिल्कुल ठीक। वाई के पेशेंट के पास जो इंस्ट्रूमेंट आएगा उसको बाद में लगेगा, पहले मेरे हाथ में आएगा। डेफिनेट। जो अगर मैंने अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया तो वो पेशेंट के मुंह में जाने से पहले मेरे बॉडी के साथ टच होगा, मुझे ज़्यादा चांसेस हैं, खतरा आप लोगों को ज़्यादा है जी। तो ऑब्वियसली आई हैव टू चेक माई सेल्फ फर्स्ट, देन मुझे पेशेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक हमारी तरफ लोगों के अंदर ओनली फॉर द रीज़न कि शायद डेंटिस्ट्री महंगी समझी जाती होती है, इसलिए लोग क्रैक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब इसमें हम उसमें डॉक्टर साहब बीमारियां ही बांटी जा रही हैं, मैं तो ये समझता हूँ। और रोड किनारे भी डेंटिस्ट हमारे बैठे हुए, कुछ मैंने ऐसी जगह देखी हैं पिंडी इस्लामाबाद में, और वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एक दिन तो खड़ा हो गया डॉक्टर साहब वहाँ पे, उसने लिटरली दांत निकाला, उसमें से ब्लड बहुत ज़्यादा निकला, उसने आम पानी से धो के दूसरे बंदे को भी उसी औजार से साफ़ किया। तो वो 5-7 लाइन पे डेंटिस्ट बैठे हुए थे। वो मैंने पूछ लिया उससे, मुझसे राय नहीं गया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे? कहते हम सीखे सिखाए हैं, हमारे बाबा दादा करते थे तो हम भी ये करते हैं। तो इन चीज़ों को कंडेम होना चाहिए इस सदी में, कम अज़ कम जो ऐसी चीज़ें चली। बेसिकली तो गवर्नमेंट का एक होता है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर एक क्राइटेरिया रखे कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि यहाँ पे कौन क्रैक बैठा हुआ है, कौन एक BDS ग्रेजुएट बैठा हुआ है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम है। जहाँ तक हमारा होता है, हम पेशेंट्स को अवेयरनेस देते हैं कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक डेंटिस्ट और एक टेक्नीशियन क्रैक के अंदर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक। वो हम अपने एंड के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं,
दैट ऑल जो आगे दुकान किसी ने चलानी है वो ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। वो अगर रोक सकती है तो वो रोकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है? अगर वो अच्छी होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और एक चीज़ आप खुद सोचें कि हमारी इंटरनल बॉडी जो है ये सिर्फ एक जगह से हमारी पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। हमारे कान हैं, हम सिर्फ सुनते हैं जी बिल्कुल। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने हेयर फॉलिकल्स दिए हुए हैं जो डस्ट को साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा नाक है, हम उससे सूंघते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक म्यूकस का एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है जिससे प्लूटेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एक वाहिद हमारा मुंह का एरिया है जिससे हम सांस भी ले रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम पी भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर हमारी खाने की चीज़ों में भी 100 किस्म के जर्म्स हैं, हमारी एयर के अंदर भी जर्म्स हैं। एक सिर्फ सलाइवा है जो थोड़ी बहुत सफाई कर रहा होता है लेकिन वो इतना नहीं कर सकता। ठीक है। सब हमारी पूरी बॉडी हमारे मुंह के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अ मैन इज़ व्हाट ही ईट्स, सही है। वो अच्छा खाएगा तो उसका सब कुछ अच्छा रहेगा, वो बुरा खाएगा तो सब कुछ उसके लिए बुरा होता जाएगा। उसमें हम अपनी अब अगर ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमारे बॉडी का हर पार्ट कैसे रखें डॉक्टर साहब, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले ब्रशिंग, वो हमें आदत नहीं है। आदत असल में इसमें हमें आदत मेरे ख्याल से माँ बाप को फ्रॉम द बचपन से ही बच्चों के अंदर ये आदत डालनी चाहिए। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, स्पेशली मेरे पास आता है, कोई मदर आती है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बच्चा आपका 2 साल का है तो आप बच्चे को सिंक के ऊपर, इतना वजन नहीं होता, सिंक पे खड़ा करें, उसे खुद भी करें और अपने हाथ से ही उसके मुंह का ब्रश करें। ठीक है। जब एक बच्चे को आदत होगी तो ऑब्वियसली वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। इसमें फिर आ जाती होती है कि आपने किस तरह करना है, टूथब्रश कौन सा इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने तो मुझे बता दिया कि आपने मेडिकेटेड टूथब्रश, ये पेस्ट जो है ये हफ्ता 10 दिन आपने करना है। हाँ। मैंने फिर आगे भी बता दिया। हाँ। फिर उसने आगे भी बता दिया। तो ये कितना हार्मफुल है लोगों के लिए? ईच टूथपेस्ट हैव अ डिफरेंट वे जो उसने जिसके ऊपर करना है। कोई गम्स के ऊपर करेगा, कोई आपको सेंसिटिविटी है तो उसके लिए काम करेगा, कोई है जो आपकी पेरिडोंटल हेल्थ, मतलब आपकी जो मसूड़ों की हेल्थ है उसको, ये सिर्फ आपको पता है ना? ये सिर्फ वो मैं इसका आसान और सबसे अच्छा टोटका ये होता है जो हमेशा मरीज़ को बताया जाता है कि डोंट स्टिक विद वन टूथपेस्ट फॉर योर होल लाइफ। ओके। आपने एक आदमी अपने लिए छोटी ट्यूब ले, सही, कोई से भी टूथपेस्ट के लिए चेंज करते रहे, वो जिस तरह ट्यूब खत्म हो गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट टूथपेस्ट। ठीक है, आप चेंज करते रहें। हाँ, कोई ऐसा सिनेरियो आया है कि आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको खून आ रहा है मसूड़ों से, तो देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। वो आपको आइडिया देगा कि आपने ये टूथपेस्ट इतना टाइम यूज़ करना है। तो ऑलवेज जो रिकमेंडेड टूथपेस्ट होता है वो डॉक्टर की टाइम जो बताए उतना टाइम इस्तेमाल करें, ज़्यादा टाइम ना, मेडिकेटेड खास तौर पे। मेडिकेटेड तो ऑब्वियसली जो कमर्शलाइज्ड टूथपेस्ट हैं दे आर रियली गुड। डॉक्टर साहब कुछ टूथपेस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 400-500 रुपए का। हाँ। एक टूथपेस्ट हमें 50 का 100 का भी मिल जाता है। exactly. हमें ये देखना चाहिए कि इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो हम वो भी यूज़ कर लें। फ्लोराइड अहमियत कहाँ मिला? फ्लोराइड हमारी ओरल हाइजीन के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिला, चाहे वो सस्ता पेस्ट है चाहे वो महंगा पेस्ट। ठीक है। आप जब भी टूथपेस्ट लें एक लफ्ज़ लिखा होगा PPM। ठीक है। टूथपेस्ट के साथ कुछ नंबर लिखा होगा, उसका फ्लोराइड, उसका कंटेंट 5000 2000 500 जितना भी लिखा होगा, साथ PPM जिसके ऊपर ये लिखा होगा आपने वो लेना है। अदरवाइज अगर नहीं लिखा हुआ तो मतलब इसमें फ्लोराइड है नहीं है, वो हार्मफुल है, वो आपके दांतों के लिए बता नहीं रहा। उसने बस लिख दिया है कि यहाँ पे इसके अंदर फ्लोराइड है, लेकिन मौजूदगी उसके कंटेंट के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है। क्योंकि जो उसका कंटेंट है वो बच्चों के लिए अलग है, टीनेजर्स जो हैं उनका अलग है, जो अडल्ट्स हैं उनका अलग है। पेस्ट बच्चे खा भी जाते हैं तो उनका जो बच्चों का कोई हार्मफुल नहीं। ठीक है। तो एक मुंह में हम चीज़ कर रहे हैं तो उसका कोई हार्म नहीं होना है। ठीक है। और बड़ों का भी पेस्ट जो है वो छोटा बच्चा कर सकता है? अच्छा ठीक है। और डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि माएँ जो है वो 6-6 चम्मच फीडर में डाल के बच्चों को अर्लियर दूध दे रही होती हैं। और चीनी का तो ये कहा जाता है कि चीनी वैसे ही कैल्शियम बॉडी से निकाल लेता है, या आप कोला ड्रिंक्स बच्चों को दे रहे हैं तो कैल्शियम बॉडी में बनेगा ही नहीं। तो ये भी एक थेरेपी गलत है। फिर माँ जब दूध पिला दे तो साफ कपड़ा लेके, वाइट कपड़ा, उसको जो है उंगली पे लपेट के तो थोड़ा सा जो है वो मारें थोड़ा सा, तो उसमें जो है वो बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब अभी आपसे जो है वो आंसर लेते हैं। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। नाजरीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहती ज़िंदगी
और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले, तो ये बताइएगा कि अर्लियर ही बच्चों की जब दांत भी नहीं है तो माएँ जो हैं उनको आदत डालें कि ये दांत उनके साफ़ होने चाहिए। सबसे पहले तो पहले भी मैंने आपको जिस तरह बताया कि माँ बच्चे के सामने खुद भी जब इंसान कुछ खुद करता है तो बच्चे भी उसे अडॉप्ट करते होते हैं। सेकेंडली, आपने भी अच्छी बात की कि एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप लगा, अगर और कुछ नहीं आप कर सकते हैं तो टूथपेस्ट लेकर उंगली के ऊपर अपने लगा के बच्चों के ऊपर, बच्चों के दांतों के ऊपर लगा के उनसे स्पिट करवाएं। ठीक। सेकेंडली, अभी इस बात के अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज़ की वजाहत करूँगा। हमारे यहाँ लोगों को टूथपेस्ट का आइडिया नहीं है कि हाउ टूथपेस्ट वर्क्स। जी बिल्कुल। और हमें टूथपेस्ट करना किसना चाहिए। ठीक है। टूथपेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद ये आप भी मिस्टेक करते होंगे, यहाँ पे मौजूद हमारे डायरेक्टर हर कोई ये मिस्टेक करता होगा कि हम टूथपेस्ट करते हैं और करने के फ़ौरन बाद हम लोग मुंह में पानी डाल के उसे रिंस कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम एक कॉमन फिनोमेना हमारे यहाँ सबको बन चुका है। ठीक है। दैट इज़ नॉट द वे टू है अपना टूथब्रश करने का। बेसिकली आपने एक दवाई है जो अपने दांतों पे लगाई है। ठीक है। आपने पानी मुंह में लगाया, वो दवाई सारी बाहर निकल गई है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसका मेन तरीका यह है कि आपने टूथपेस्ट किया है, कितने मिनट करना चाहिए? 2 मिनट करें, उसके बाद आपने हम तो 30 सेकंड भी नहीं करते। हाँ वो ये तो है। देखिए, जब आप सोचेंगे ना कि मैंने हर दांत को टूथपेस्ट करना है, तब आपको 2 नहीं शायद 3 मिनट लग जाए। ठीक है। आप जल्दी जल्दी में ये लगे होंगे तो वो उसमें नहीं होगा। ये करने के बाद आपने थूकों से स्पिट करके अपना सारा पेस्ट बाहर फेंकना। ठीक है। मुंह में पानी का एक कतरा भी नहीं जाना चाहिए। वो ना डाला जाए। ठीक है। फॉर एटलीस्ट एन हाफ आवर आपने एक टूथपेस्ट के बाद कुछ खाना नहीं होता। ओके। क्योंकि हमारे दांतों में अल्लाह ताला ने छोटी छोटी ट्यूब्स बनाई हैं। ठीक है। माइन्यूट से ट्यूब्यूल्स हैं जो एक समझ लें कि वो दांतों की ब्रीदिंग का काम कर रही हैं, इन अ सेंस मैं कहना चाहता हूँ। तो वो जब तक उसके अंदर वो फ्लोराइड एम्बेड नहीं होगा, ज़रूरी कंटेंट एम्बेड नहीं होंगे, तो उस टूथपेस्ट का फ़ायदा नहीं। फौरी हम निकाल देते हैं। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। इसमें लोग मैं अपने पेशेंट्स को भी हमेशा कहता हूँ कि आपने रेगमाल दांतों पे नहीं मारना, आपने दांतों को दवाई देनी। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और बड़ी तेज़ी से मार के हम 30 सेकंड भी नहीं लगाते इस पे और बाहर आ जाते। इसकी स्पेशल बीमारी है। ठीक है। जब हम ज़ोर से टूथपेस्ट करते हैं तो उसके लिए एब्रेजन होती है। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे मसूड़े और दांत के दरमियान जगह है, जहाँ पे दांत है और मसूड़ा आपस में मिल रहा है, वहाँ पे दांत घिसना शुरू हो जाएगा। ओके। और वहाँ पे ऊपर से आपका दांत बिल्कुल ठीक होगा, नीचे से आपको केरीज लगना शुरू हो जाएंगी। वो एक ऑकवर्ड सारी, और वो जो बीमारी है उसमें दर्द ज़्यादा होता है। और अगर वो एग्रेसिव हो जाए तो फिर दांत के ख़त्म होने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। छोटे छोटे से कॉमन सवाल जो कि लोगों के काम आएंगे। डॉक्टर साहब, ठंडा गर्म बहुत लगता है। हाँ, इसका क्या रीज़न होता है? ठंडा गर्म लगने की मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दांतों की सफाई नहीं रखते। ठीक है। स्केलिंग नहीं करवाते? स्केलिंग नहीं करवाते। तो करते कोई नहीं है, मतलब ये कि जब तक डॉक्टर साहब ना रेकमेंड करें। स्केलिंग साल में कितनी बार करवानी चाहिए? साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है। स्केलिंग इज़ नॉट, हम लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि दांतों को सफ़ेद करना है। हाँ। ये दांतों की सफ़ेदी नहीं है, ये दांतों की सफाई है। ठीक है। दांतों की सफ़ेदी समथिंग ब्लीचिंग उसे कहा जाता होता है। वो ट्रीटमेंट ही अलग है। और फ्लोराइड थेरेपी भी अलग है। वो इसी अगर आपके स्टेन आ जाते हैं दांतों पे, एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी स्केलिंग करेगा, पॉलिशिंग करेगा, साथ में आपका फ्लोराइड ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है। ये तीनों चीज़ें वो इकट्ठी करेगा। ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे मसूड़ों के ऊपर, हमारे दांत के ऊपर प्लाक इकट्ठा हो जाता है। वो विद टाइम प्लाक जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर कैलकुलस हो जाएगा। उसकी खुराक तो कई दफ़ा खाना खाते खाते लगता है कोई पत्थर आ गया मुंह में। एग्जैक्टली। तो वही आता है बाहर। वो प्लाक जब हार्डन फॉर्म में हो जाता है तो वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी जो ग़िज़ा है, अब हम आम ज़बान में लोगों को समझा सकते हैं, उसकी जो ग़िज़ा है वो दांत नहीं है, हमारा मसूड़ा है। जी बिल्कुल ठीक। वो हमारे मसूड़े को और हमारी हड्डी को कम करके खाता, मतलब एक किस्म का उसे खाता है। उससे हमारा दांत को कम अफेक्ट आता है, दांत के ऊपर कम चांसेस होते हैं कि केरीज वगैरह आएगी अगर सफाई नहीं है। लेकिन अगर वो जो हमारी दांत की जो ग्रिप है, जो उसकी सपोर्ट है हड्डी के अंदर, वो उसको ख़त्म कर देगा। और विद इन, वो अक्सर होता है मरीज़ हमारे पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं थोड़े को आया, मैंने स्केलिंग करवाई और मेरे दांत कमज़ोर हो गए। बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि आपके दांतों के आसपास पत्थर इकट्ठा हुआ था, वो सिर्फ दांतों को मजबूती पत्थर ने दी हुई थी। ठीक है। वो बजाते खुद एक बीमारी है,
लेकिन उसने आपको आप समझ रहे हैं कि हमने उसे हटा दिया तो आपका दांत कमज़ोर हो गया। आपकी बीमारी एक एक्सट्रीम तो उसे पेरियोडोंटाइटिस जी बेसिकली वो बीमारी है, जिंजिवाइटिस, वो दो बीमारियां इकट्ठी बीमारियां, वो आपके मसूड़े और हड्डी को कम करनी है। डॉक्टर साहब किस एज से स्केलिंग शुरू करवा लेनी चाहिए और किस एज तक आप लोग करते हैं स्केलिंग? स्केलिंग अडल्ट्स में, अडल्ट्स में भी, बच्चों में भी होती है। अच्छा, 7-8 ईयर्स में भी बच्चे होते हैं जिनकी स्केलिंग होती है। स्केलिंग का कोई टाइम नहीं है, वो आपकी ओरल हाइजीन को एक फ्रेश स्टार्ट देना होता है। आपके दांतों को बिल्कुल फ्रेश करके हम वापस भेजते हैं ताकि आप इन्हें मेंटेन रखें। जो डॉक्टर साहब दोस्त हमारे स्मोकिंग करते हैं, नस्वार, पान, बीड़ी, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनको साल में 1 से 2 मरतबा करवानी चाहिए? इनको तो शायद ज़्यादा करवानी चाहिए, क्योंकि मेन इनके अंदर ज़्यादा इशू जो आता है स्टेनिंग का आता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि जो टार होता है वो हमारे बैक एंड ऑफ द टूथ के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे दांत काला काला, अक्सर लोगों के फ्रॉम द जो तालू वाली साइड होगी उस साइड पे जो दांत होंगे वो काले काले उन्हें महसूस होंगे। वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह से उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक सिगरेट आ जाती है, फिर जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं उनके साथ ये इशू उनके भी स्टेन बनते हैं, उनके भी स्टेन। तो डॉक्टर साहब ये जो कीड़ा लगने का इस्तिलाह है, ये क्या वाकई कोई कीड़ा होता है या क्या केरीज आ जाता है? ये बेसिकली केरीज है। इसमें ये होता है कि हमारे मुंह में एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो जब हम शुगर की ज़्यादा हमारी डाइट होगी, दांतों की सफाई नहीं रखी जाएगी, तो दांतों के अंदर जो वो बैक्टीरिया, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया की वो एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। वो एसिड जो है हमारे इनेमल को खाना शुरू कर देगा। ठीक है। बेसिकली वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांत को खा रहा है, समझ लें कीड़ा ही है। ठीक है। और ये हमारे पास मरीज़ आता है, वो आगे कहता है इसको वापस मुझे दांत अपना ना कोई दवाई दें जिससे मेरा दांत वापस आ जाए। तो उनको हम हमेशा बताते हैं कि दांत एक दफ़ा ख़राब हो गया तो वो खुद वापस कभी नहीं जा सकता। उसको हम एक जगह पे हॉल्ट कर सकते हैं, उसे एक जगह पे रोक सकते हैं, लेकिन उसको अपनी असल चीज़ के अंदर वापस ग्रो नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाता है। इसलिए दांतों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। ये एक वाहिद हमारे जिस्म की समझ लें हड्डी है जो बनती नहीं है, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। डॉक्टर साहब कॉमन डिजीज़ जो है गम ब्लीडिंग बहुत आम है, तो इसकी क्या रीजंस होते हैं? क्या विटामिन सी की कमी है, क्या है? विटामिन सी की कमी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इसका रीज़न है वो हमारी सफाई ना होना। अच्छा। जो मैं आपको पेरिडोंटाइटिस, पहले भी मैंने आपको बताया, पेरिडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस है, वो जो कैलकुलस और प्लाक इकट्ठा होता है वो हमारे गम्स को इन्फ्लेमेशन कर देता है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन से ये होगा कि हमारी मसूड़े सूज जाएंगे। ठीक है। बैड ब्लड जो है हमारे दांतों के आसपास इकट्ठा होना शुरू रोटेट करता है अंदर, वो अंदर रोटेट करेगा। जो जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं तब तक वो इन्फेक्शियस बैक्टीरियस चीज़ है। आप जिस तरह टूथब्रश करेंगे, कोई हल्की सी पिन लगेगी तो आपका ब्लीड आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग करने के 6 महीने तक आप मेंटेन रखें उसे, देन आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, उसे कंसल्ट लें कि आइदर आई नीड स्केलिंग और नॉट, या मैं इसी को मेंटेन रखूं। वो डॉक्टर आपकी कंडीशन ओरल हाइजीन को देख कर आपको उसके लिए कोई ख़ास रेकमेंड करते हैं आप टूथपेस्ट भी? उसमें पेरिडोंटिक्स है। ठीक है। पेरिडोंटिक्स, जिनको मसूड़ों में खून आता होता है वो पेरिडोंटिक्स वगैरह इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और जो कैल्शियम की गोलियां पानी में डाल के वो भी हेल्पफुल होती हैं? होती है इन अ सेंस, लेकिन वो मगर अपने डॉक्टर के पूछे बगैर कोई चीज़ ना, सेल्फ मेडिकेशन वो तो बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर साहब स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो लड़ाई शड़ाई फाइट शाइट हो जाती है और मुक्का मारा, दांत नीचे गिर गया, तो कितने घंटे के अंदर अंदर आपके पास वो लाइव दांत दूध में रख के पहुंच जाए? मैंने एक सुना था कि आप उसको सेट कर सकते हैं। वो बेसिकली ये है कि विद इन 22 आवर। अच्छा। ये इस टाइम के अंदर आप अगर दूध में रख के, या पेशेंट अपने ही मुंह के स्लाइवा के अंदर रख के, मुंह के अंदर रख के वो हमारे पास लेकर आ जाता है, तो अपना दांत ही हो, अपने ये शर्त होनी चाहिए। वो हमारे पास आ जाता है तो हम उसे स्प्लिंट करके वापस लगा के अलाइव हो जाएगा, वो अलाइव, उसके अलाइव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम, एक विंडो अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसके अंदर अगर दांत दोबारा स्प्लिंट कर दिया जाए तो दैट कैन रीजनरेट, तो ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बच्चों की फ़ाइट तो चलती रहती है और इस तरह दांत का प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब रूट कनाल के ऊपर आ जाते हैं, बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो किस नेज पे रूट कनाल आप लोग रेकमेंड करते हैं? सर रूट कनाल डिपेंड करता है, बेसिकली ये 2 बीमारियां हैं हमारी, एक रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, एक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। अगर तो रिवर्सिबल में है तो
उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो वापस अपनी जगह पे दांत अपनी वाइटलिटी मेंटेन कर सकता है। ठीक है। अगर तो दांत इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ चला गया तो फिर उसमें रूट कैनाल ही किया जाता होता है। वो समझ लें आखिरी स्टेज होती है, जब हमें दर्दें होती रहती हैं, दवाइयों से हम लोग तंग आ चुके होते हैं, तब वो लास्ट स्टेज ही है रूट कैनाल करना। पहले हम लोग एक फिशर सीलेंट होते हैं कि हम लोग पहले सीलेंट लगा देते हैं दांतों के ऊपर कि कैविटी आई ही ना, फॉर इंस्टेंस कैविटी आ चुकी है, उसके बाद हम फिलिंग करते हैं। ठीक है, फिलिंग उस पॉइंट तक हम लोग करते रहते हैं जब तक हमारा पल्प इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। जिस टाइम हमारी कैविटी पल्प तक पहुंच चुकी है उसके बाद हमें रूट कैनाल की तरफ ही जाना पड़ता होता है। और आपने कहा दर्द वाला भरा ट्रीटमेंट है, वो दर्द भरा ट्रीटमेंट इसलिए है कि हमारे यहाँ एक मिस लोगों के अंदर है कि लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि फ़ौरन अभी रूट कैनाल करो। हाँ, बेहतर तरीका ये है कि आप पहले मेडिकेट हो, बिल्कुल अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। बीइंग अ डॉक्टर आपको भी आइडिया है कि एक जगह पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे लोकल इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सही। तो जब हम जाते हैं हम कहते हैं नहीं आज ही इसका रूट हाँ, कैनाल आज ही कर करा दो। दें। बेहतर ये है कि 3 दिन की जो डॉक्टर दवाई एंटीबायोटिक कोई लेके भी medicine एंटीबायोटिक दे। लिख के देगा वो यूज़ करें, उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट लें। उसका फ़ायदा ये होता है मरीज़ कंफर्टेबली विदाउट एनी पेन अपना रूट कैनाल करवा लेता पास फॉर्मेशन ख़त्म होगी जी, वहाँ हाँ, से, तो फिर आप exactly, इजीली जो है वो exactly, अपना करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बच्चों की बात करते हैं दोबारा से कि टेढ़े मेढ़े दांत, 32 दांत ही नहीं आ रहे, क्या जू छोटे हैं? हम छोटे होते थे गन्ना छीलते थे, आप बच्चे को दे दें दांत हाथ में आ जाता, गन्ना नहीं छीला जाता, ना बादाम ना अखरोट कुछ नहीं तोड़ सकते। Exactly. इसकी रीज़न ये कि सॉफ्ट डाइट पे बच्चे आ गए हैं, Exactly. बर्गर खाना ज़्यादा, फास्ट फूड, जंक फूड, मेन वजह यही है तो कि हम दांत लोग भी ऊपर नीचे 32 पूरे नहीं आ रहे, जू ये छोटा है। मसला ही ये होता है कि हम अपने बुजुर्गों के देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे पास पेशेंट आता है जो 50-55 अबव है उसकी अकल दाढ़ है, हाँ, विजडम टूथ आया हुआ है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अब आता है वो बेशक 40 ईयर से नीचे जो आ रहा है उसका विजडम टूथ नहीं है। क्या नहीं है जी, दर्द हो रहा है, विजडम टूथ है नहीं मेरे। उसका मसला ये होता है कि हमने बचपन में सख्त खुराकें नहीं खाई, जिसकी वजह से हमारा जॉ जो है मैक्सिला और मैंडिबल ग्रो नहीं किया। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। जी नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा साहब हैं, आप डेंटल सर्जन हैं और बातचीत कर रहे हैं आज हम दांतों के मतलब कि दांत हमारे किस तरह अच्छे रह सकते हैं, और लोग बिल्कुल भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो डॉक्टर साहब की बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं, आप लोगों को घर बैठे हुए इतने अच्छे टिप्स दे रहे हैं, आप लोगों ने ज़रूर इस पर अमल करना है। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे। अच्छा, उसमें मैं आपसे यही बात करता कि जो हम डाइट हमारी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारी जो मैंडिबल है, जो मैक्सिला है, ये ग्रो नहीं करते होते। फिर इसमें यह है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बच्चे के दांत जो हैं वो पूरी तरह निकल नहीं रहे, तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर, बेसिकली डिवाइसेस ऐसी होती हैं, अब एडवांसमेंट एडवांसमेंट आ चुकी है कि जिसमें हम लोग मैंडिबल को ग्रो करवा देते हैं, हम मैक्सिला को ग्रो कर देते होते हैं। अक्सर लोग होते हैं जिनका ये वाला जबड़ा आगे की तरफ मूव हुआ होता है, ऊपर वाला पीछे होता है, डिफरेंट इसमें में फीचर होते हैं। तो वो जब तक हमारी ग्रोइंग एज है जो कि नॉर्मली बच्चों और बच्चियों में 16 से 18 साल तक की होती है कि इस तक हमारी हड्डी जबड़ा जो होता है वो बन जाता होता है। ठीक है, उस टाइम पे हम इंटरवीन करके उसे ठीक कर सकते होते हैं। उससे उसके दांत भी आ सकते हैं और दांत सीधे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेसिस का फिर अमल होता है? हाँ, ये है बेसिकली ब्रेसेस का ही। इसमें ऑर्थोडोंटिक अनविजिबल भी ब्रेसेस आ गई हैं जो कि अब नजर नहीं आती। एग्जैक्टली, अलाइनर बेसिकली उन्हें इनविजिलाइनर्स उन्हें बोला जाता होता है। ठीक है, वो एक इनविजिबल किस्म की एक ट्रेस ही होती है जो हम दांतों में पेशेंट को कह देते हैं। वो बार बार फिर कसने के लिए तो नहीं आना पड़ता, क्योंकि जैसे तार हमें नजर आती है। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो हम पेशेंट को एक दफ़ा ही सेट दे देते हैं। ठीक है, वो पेशेंट ने उसे बता दिया जाएगा कि हफ्ता 10 दिन 5 दिन आपने ये ट्रे लगानी है। ये ट्रे आपकी हफ्ते के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो खुद कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके यूज़ की नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगी, आपने उतार देनी है, आपने इस नंबर वाली ट्रे पे चले जाना है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट होता है वो 20 से लेकर 60 ट्रेज तक होती है। ब्रेसिस के लिए तो आना ही पड़ता है। हाँ, ब्रेसेस के लिए हर महीने आना पड़ता है। तो वो भी 1 साल का तकरीबन ट्रीटमेंट होता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स। तो ठीक हो जाते हैं वो, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो किस एज में पेरेंट्स को आप लोगों के पास आना चाहिए? जिस तरह बच्चे के दूध के सब दांत गिर जाएं, ठीक है, तो
उसके बाद अगर आपको फील होता है कि आपके बच्चे के दांत जो हैं वो Permanent आ गए टेढ़े मेढ़े हैं और दूध के सब दांत गिर चुके हैं, ठीक है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो बच्चे का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अमूमन 12 साल के बाद जो है परमानेंट टीथ जो है वो आ जो जाते हैं। वैसे 12 से 14 साल ठीक है। इस टाइम के अंदर आप अपने बच्चे 7 को साल में दूध के दांत जो है वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। वो डॉक्टर साहब गिरना कई शुरू दफ़ा कर मैं जाते देखता हूँ 20-20 साल में दूध के दांत नहीं निकलते, वो वो नहीं जाते हैं। हाँ तो उसी तरह ही लोग कैरी कर रहे हो, कैरी करते हैं, लेकिन उसमें अब कोई साइड इफ़ेक्ट है उनके? है उसमें जब एक दांत एक वहाँ पे पड़े हुए एक एंटिटी जो मुर्दाद एक चीज़ हाँ, आपके हाँ, मुंह के अंदर dead है, पड़ी हुई है, सही। वो एट सम पॉइंट तो आपके दांतों को ख़राब, आपकी ओरल कैविटी को ख़राब करेगी। तो उसको क्या डॉक्टर साहब फिर Extract- निकलवा देना चाहिए? एक्सट्रैक्ट अच्छा, तो उसके उसका- बाद फिर ओरिजिनल आ जाएंगे दांत? नहीं, अगर तो उस नंबर का टूथ पहले आ चुका है हाँ, फिर तो नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे पड़ा हुआ है तो उसे हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू वापस ला सकते होते हैं। ये इसके चांसेस होते हैं हो कि जाते हैं। अगर तो दांत मौजूद है नीचे तो फिर ला सकते हैं, लेकिन अक्सर होता है कंजेंटली भी मिसिंग होते हैं, हमारा दांत कभी होता ही नहीं है कई लोगों के अंदर, ये भी मसला होता है। डॉक्टर साहब पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि बच्चों को कैसी खुराक दें कि उनके दांत तो हेल्दी हों ना कम से कम? बच्चों को खुराक जो मर्जी दें, ठीक है। बच्चा है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ, बच्चा है उसने मीठा खाना है, जी बिल्कुल। उसने उल्टी सीधी चीज़ें जी, टॉफीज़, खाने क्योंकि हैं, बचपन ही ये जी, होता है ऐसे ही, इंसान का ऐसे कि ही। यादें ही इंसान की यही होती बिल्कुल। हैं। अब चिप्स खा रहे हैं वो भी चिपकते रहते हैं, वो चिपके ही रहते हैं। एग्जैक्टली। जी, तो मेन है कि बच्चे को उसकी ओरल हाइजीन का आप पर्सनली ख्याल रखें। ठीक है। बच्चे की ओरल कैविटी का माँ या बाप एक शख्स ध्यान रखेगा तो उसको कैविटीज़ कभी नहीं होंगी। इवन कहीं बच्चे आते हैं हमारे पास कि जिनके माँ बाप ध्यान रखते हैं, उनके बच्चों को सिवाय ब्रेसेस का उनका ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन मुंह में कोई कैविटी नहीं होती। वो सिर्फ ये होता है कि बच्चा सुबह और शाम को एक प्रोटोकॉल के थ्रू अपना टूथ ब्रश करता है। ठीक है। सेकेंडली एक और चीज़, एक बीमारी आजकल हमारे यहाँ बच्चों में बहुत ज़्यादा है, उसे बेबी बोतल कैरीज कहा जाता होता है। उसमें ये होता है कि या थम सकिंग है, थम सकिंग है, उसमें भी आपके दांत आगे आ जाते हैं। वो भी एग्जैक्टली होता है। लेकिन जो बेबी बोतल कैरीज है, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल, ठीक है। वो उसमें ये होता है कि बच्चे फीडर पीते होते हैं, चूसनी लेते होते हैं, तो वो रात को मुंह में रख के सो जाते हैं। अच्छा। अक्सर बच्चे होते हैं कि जो 5-6 साल की उम्र तक फीडर पीते रहते हैं, वो उनके साथ वो कैरीज होती है। उसमें ये होता है कि जो इंटीरियर के अपर स्पेशली अपर टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाता ठीक है। वो दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और बच्चे का दांत 7 साल की उम्र तक निकलेगा, वो तो बीच के 3-4 साल है वो बगैर दांतों के बच्चा होता है। तो उसमें माँओं को सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि एक तो बच्चों को ज़्यादा देर फीडर पे ना रखा जाए। ठीक है। अगर फीडर बच्चा यूज़ कर भी रहा है तो उस फीडर को अच्छे से धोया जाए, साफ़ रखा जाए। सेकेंडली कभी उसके मुंह में वो रख के सोए नहीं। और निपल भी चेंज कर लें, निपल ना कम से कम 5 दिन बाद एक नया निपल लगा दें। एग्जैक्टली क्योंकि जो वेस्ट दाना बन रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक है, जिससे ये प्लास्टिक हमारी ज़िंदगियों में आया तो कैंसर बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो ये चेंज करना चाहिए कि आप अपना फीडर भी बच्चों का जल्द से जल्द चेंज करें, और निपल और चूसनी तो है ही गंदगी, उससे जितनी जल्दी जान छूट जाए। तो डॉक्टर साहब ये दांत ऊपर चले जाते हैं, फिर इनको भी ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, इसमें होती है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस होती है, वो हम दांतों की सपोर्ट में लगा देते हैं, जिससे हमारा जो जबड़ा, जो एक कॉमन सा है कि हमारा ये जबड़ा राइट और लेफ़्ट हिस्सों में होते हैं। ठीक है। ग्रोइंग एज के दरमियान हम इनको सेपरेट करके खोल सकते हैं। ठीक है। उनके अंदर डिवाइसेस डेंटिस्ट्री में ऐसी हैं कि जो पेशेंट के मुंह में लगा दी जाती हैं, और उसे बताया जाता है कि रोज़ रात को आपने इसे टाइट करना है, खोलना है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो विद इन फ्यू मिलीमीटर्स जो होता है वो मूव करती रहती है, जिससे हम लोग वो जो जबड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता होता है उसे हम फ्लैट कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट की तरफ। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जिसको डायबिटीज़ हो जाए, उसे कोई भी ना बीमारी हो, पूरा जिस्म उसका खुद ब खुद ख़राब हो जाए। तो हम देखते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट के भी दांत बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, या खुद ब खुद गिरना भी शुरू हो जाते हैं, या उनमें जो है वो हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है दांतों में, वो दर्द सर की तरफ जा रहा होता है और बंदा करा रहा होता है कि मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर साहब शुगर का जो पेशेंट है उनके लिए एहतियाती तदाबीर बताइएगा, और उनको कितनी देर बाद अपने दांतों का मुआयना मस्ट करवाना चाहिए? 2 ऐसी बीमारियां हैं जो शुगर वाले के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, टुकू उससे पता नहीं चलता। जी।
एक होती है कि आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर के पेशेंट को अगर दिल का दर्द हो तो उसे पता नहीं चलता हाँ, साइलेंट हार्ट अटैक साइलेंट हार्ट अटैक। सेम दांत के साथ भी मसला होता है। ओके। जो शुगर का मरीज़ है उसको पता नहीं होता कि उसका दांत ख़राब है, उसे दर्द कर रहा है। वो कभी कभी उसे ठंडा गर्म लगेगा लेकिन उसे फील नहीं होगा, वो चलाता रहता वो चलाता रहेगा। वो उसको शुगर वाले पेशेंट को एटलीस्ट मेरे लिहाज में, जो मैं अपने मरीज़ जो मेरे रेगुलर पेशेंट हैं, वो आफ्टर ईच 3 मंथ्स वो मेरे पास आके वो अपना जो शुगर पेशेंट हैं वो अपना रेगुलर चेकअप करवाएंगे। लेकिन रेगुलर चेकअप आपने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपके मुंह में कोई मसला है तो वो आपको बताएगा, अदरवाइज़ वो आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा। आपका टूथपेस्ट चेंज करेगा, टूथब्रश चेंज करेगा और कहेगा घर जाएं। वो आपको ट्रीटमेंट नहीं करेगा अगर आपके दांत ठीक चल रहे हैं। तो बेसिकली आपने सिर्फ चेकअप देना है कि आया मैं अपनी ओरल हाइजीन ठीक रख रहा हूँ, नहीं रख रहा। ऑब्वियसली डॉक्टर ने पहले दिन ही जाएंगे कि ये तो नहीं कहेगा कि आपको ये दांत भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा। पहले आपको प्रिकॉशंस बताएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे की तरफ जाना चाहिए। तो शुगर वाले पेशेंट को एटलीस्ट 3 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, असरात आते हैं दांतों पे शुगर पेशेंट्स के और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं? 110%। ठीक है। हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं। शुगर के मरीज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी हम बैठे हुए थे और दांत हमारा हाथ के अंदर आ गया था। ठीक है, उसमें मसला ये होता है कि उनका मसूड़ा कमज़ोर हुआ होता है। अच्छा, मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, दांतों का सुना है दिल के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। 32 दांत हैं और दिल के साथ भी। दांत, हमारी जो ओरल कैविटी है, ये मैंने शुरू में मैं जिस नाम से कहा, ये हमारी इनटेक हमारी पूरी बॉडी के लिए यहाँ से जा रही है। ठीक है। तो ये जो इनटेक है इसको हम साफ़ रखेंगे तो हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी। दिल का भी है। आपका एक बंदा है वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं ना रख रहा, जब वो सुबह उठेगा उसे मुंह से फाउल स्मेल आएगी। जी बिल्कुल। क्यों? उसको एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने बैक्टीरिया की ग्रो ही इतनी मुंह में कर ली है, ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो आपके वो स्टमक तक जाएगा तो वो ख़राब होगा। इवन सम केसेस में जो एंडोकार्डाइटिस होता है, कोई बीमारियां हैं जो दिल के साथ और दांतों के साथ रिलेट करती होती हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, दांत हमारे, हम समझते हैं कि ये अल्लाह ने सख्त सी एक चीज़ बनाई हुई है जो बस खड़ी रहेगी, लेकिन ये हर चीज़ के साथ हमारी कोलरेट। डॉक्टर साहब, कितना डेंजरस है कि एक आदमी मैं देखता हूँ उसके 4 दांत सामने वाले टूट गए, 4 ऊपर वाले, वो कई सालों से मुझे मिल रहा है। हाँ। उसको फिक्र ही नहीं है कि मैंने ये दांत लगवाने हैं। ये कितना हार्मफुल है दिल के अमराज के लिए, या उसकी हड्डियों में कुछ चली जाएगी, या ओरल हाइजीन उसकी ख़राब हो। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब हम दांत बंद करते हैं ना, हमारा जबड़ा एक दूसरे को सपोर्ट देता है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहली चीज़, शक्ल ही चेंज हो जाती है जब आपके दांत टूटे हुए हैं। तो हमारे जब दांत हम निकल जाते हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो आस पड़ोस के दांतों पे आएगा। ठीक है। जब दांत हम जबड़ा बंद करेंगे, दांतों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, नीचे वाला दांत नहीं है तो ऊपर वाला दांत अपनी जगह मूव करेगा। ठीक है। वो आफ्टर सम टाइम वो भी निकलने की कागार पे आ जाएगा। साथ वाले दांत के ऊपर कैविटी ज़्यादा आ जाएंगी, जहाँ पे वो स्पेस मेंटेन नहीं रख सकेंगे। आपने उस जगह को, वहाँ पे दांत नहीं लगवाया, अपनी फिलिंग, क्राउन, हमारे यहाँ तो क्राउन और ब्रिज वगैरह लोग लगवाते होते हैं, वो आपने नहीं करवाया तो दांत मूव करना शुरू कर देंगे। जिस तरह वो मूव होंगे, एक तो हड्डी कमज़ोर होगी, वहाँ से साथ वाली सॉकेट कमज़ोर होती जाएगी, सॉकेट कमज़ोर हो जाएगी। वो एक पॉइंट आएगा कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो 5-6 साल बाद उसके आस पड़ोस के और ऊपर नीचे वाले दांत भी, फिर आप खुराक पीना शुरू कर देंगे, खा तो सकते ही नहीं है। ऐसे ही होता है। तो ये फौरी तौर पे अगर खुदा ना खास कोई दांत टूटा है, फौरी लगवाना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, वरना साथ वाले दांत भी आपके ढीले हो सकते हैं। एग्जैक्टली। देखें, हर बंदे की अपनी इस्तिताअत होती है। हमें अगर जो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उतरने चढ़ने वाला दांत लगवा ले। ठीक है। जो शख्स अफोर्ड कर सकता है वो इम्प्लांट, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इम्प्लांट का, वो इम्प्लांट जो अफोर्ड कर सके, जो थोड़ा कॉस्टली है। एग्जैक्टली, वो इम्प्लांट की तरफ चला जाए। जो नहीं कर सकता वो क्राउन एंड ब्रिजेस भी, क्यों, डेंटिस्ट्री हमारे यहाँ समझा जाता है बहुत महंगा है, लेकिन डेंटिस्ट्री में एक, डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, यूरोप में तो लोग इंश्योरेंस करवा के करवाते हैं, इतना कॉस्टली इलाज है, लोग वहाँ से यहाँ आते हैं दांतों के इलाज के लिए। एग्जैक्टली। देखें, दांतों का इलाज हमारे पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1500 से शुरू होकर एक दांत का 5 लाख तक है। ठीक है। ठीक है। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने दांतों कितना अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है।
तो डॉक्टर साहब डेंचर भी हाँ, बाज़ लोग उतरने चढ़ाने वाला भी लगा सकते हैं, एग्जैक्टली। और रात को क्या डॉक्टर साहब जब डेंचर आपने उतारना है क्या उसको किसी पानी में डाल के रखें ताकि जब बिल्ली ना ले जाए, लोग साइड पे रख लेते हैं। वो जो असल तो है बैक्टीरिया की ग्रोथ था, ठीक है। हमने उसकी डेंचर की सफाई ना रखी तो हमारे उसको भी वैसे ही पेस्ट करना, हाँ, साफ करना है, उसे आप सफाई उसकी टूथब्रश रख ले, हाथ में पकड़ के और उसको रात को टूथब्रश पानी में ही रखें उसको। पानी में रखें। अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एक अच्छा सा माउथ वॉश ले लें, उसमें रखें। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी। कोई मैसेज आखिर में देना चाहें दांतों के हवाले से? मेरा लोगों को यही मैसेज है कि अपनी ओरल हाइजीन को प्रायोरिटी रखें, कि आप अपने दांतों की आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि दांत हमने रेगुलर चेकअप करवाना है, और सिर्फ दांत चिट्टे नहीं रखने, दांतों का ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने यकीनन पसंद किया होगा, क्योंकि दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने दांतों का मुआयना साल में 1 से 2 मरतबा ज़रूर अपने डेंटिस्ट से करवाएं, ताकि आपकी ओरल हाइजीन अच्छी रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एतवार दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने